Yes, good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जब भी कुछ लगेगा ना तुम लोगों को मेरा कुछ आवाज में कुछ लैगिंग या कुछ भी है ना, मुझे बताना। मैं कुछ नेटवर्क सेटिंग चेंज करूंगा इस बार, है ना। आज अभी अभी मेरा आवाज क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो जब भी लगेगा मुझे बताना तुम लोग, है ना। लास्ट लेक्चर में काफी डिस्टरबेंस हुआ था, है ना। यस सो इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल टिल नाउ हम लोगों ने वेव फंक्शन किया है, वो थोड़ा वो समझा था। इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। सो वंस वी से इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, डी ब्रोगली वेव, है ना, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एट मीन पोजीशन या फ्रॉम मीन पोजीशन, वो एम्पलीट्यूड होता था। और उस एम्पलीट्यूड को हम लोग साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साई स्क्वायर का वैल्यू इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जहां जहां साई स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा होता है वहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा भी होती है। वैसा भी सीखा हम लोगों ने। और नोड की डेफिनेशन पढ़ रहे थे लास्ट में। जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, इट इज नोन एज नोड। और एकदम एकदम ऑर्बिटल क्या है, वैसा एक टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया था। So in today's lecture, as we have planned, we'll discuss shape of orbitals, including 1s, 2s, all 2p orbitals, 3d orbitals. We'll see something known as probability of finding the electron, the radial probability of finding the electron also. जब हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे तभी कुछ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी देख लेंगे। लास्ट के क्लास नोट्स में या तुम लोगों को जो टेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड कुछ डाउट है तुम लोगों को? यस वरुण? ठीक है, कुछ उस टेस्ट को लेकर डिस्कस करना होगा डाउट्स, तो क्लास के एंडिंग में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वरुण, हम लोग क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे ना। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कल तुम लोगों का फिर से एक टेस्ट है, एक मोल कॉन्सेप्ट का टेस्ट है। और कौन सा टेस्ट है कल? काइनेमैटिक्स। हाँ, काइनेमेटिक्स का टेस्ट भी है। सो शेप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग डिस्कस करेंगे आज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कुछ वॉइस लैगिंग होगा प्लीज लेट मी नो। सो एज पर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आर कंसर्न, in shape of orbital will start from 1s only. The shape of orbital, let's say first orbital is nothing but, let's say, 1s orbital. Can we say for 1s n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, its m का वैल्यू is found to be 0. So as per 1s orbitals is concerned, बच्चे क्या कितने सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं? एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल्स हैं सब मिला के? 1s बस एक ही ऑर्बिटल है, correspond to only one value of m, है ना। Now as per radial node is concerned, radial nodes, as per radial node is concerned, which is n minus l minus 1, so it will be 1 minus 0 minus 1, it will be 0. And similarly, as per angular nodes is concerned, it is 0. So as per 1s orbital is concerned, it does not consist any radial node, it does not consist any angular node. More important thing is, as per its radial wave function is concerned, it is twice of, let's say, z divided by a naught raised to the power 3 by 2 and exponential raised to the power minus zr divided by a. ये वैल्यूज, ये फंक्शंस तुम लोग को याद नहीं रखने हैं ना, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। एंड इट्स एंगुलर वेव फंक्शन
is concerned, it is 1 divided by root of 4 pi. सर आप नोट्स के बाद रिपीट कर सकते हैं एक बार? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो उसका एक रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू है 1s ऑर्बिटल के लिए, it is twice of z by a naught raised to the power 3 by 2 exponential raised to the power minus zr by a naught, and its angular wave function is 1 divided by root of 4 pi. Now, if you see the shape of 1s orbital, suppose if it is x-axis here, this will be y-axis, and this is, let's say, suppose z-axis. ना कैलकुलस में अभी तुम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा। अभी नहीं। ठीक। और कुछ ऐसा पढ़ा है कि स्लोप dy by dx होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है अभी? यस सर। यस सर। तो वो सब बच्चों ने पढ़ लिया है कि स्लोप dy by dx होता है? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। फिर तो हम लोग थोड़ा सा यूज कर लेंगे कैलकुलस इसका, है ना? So as per shape of orbital is concerned, बच्चे मैं उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉ करता हूँ। कैसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? So exactly on nucleus, probability of finding the electron is 0, and somewhere around the nucleus at a particular distance, it has higher probability of finding the electron. So from nucleus, it increases gradually, reaches to maximum value, and then start decreasing gradually, keep decreasing, keep decreasing, and so on. So as per 1s orbital is concerned, can we say इसका shape क्या होने वाला होगा बच्चे? Spherical. जो इसका जो shape है, it will be spherical. Do you think its probability of finding the electron is independent of directions? Yes. Independent of theta, independent of phi, है ना? Now suppose this is the distance, I can say this is the distance as, let's say r naught हम लोग लिख लेते हैं. This is the distance as r naught, where क्या है इस r naught distance पे ऐसा? Where given orbital has maximum probability of finding the electron, है ना? Given orbital 1s has maximum probability of finding the electron at a distance of, let's say, r naught. तो मैं कुछ और ड्रॉ कर देता हूं, फिर जो भी डाउट्स रहेगा सब मिलकर डिस्कस करेंगे, है ना, एक साथ. अच्छा, इसमें एक टर्म है यहाँ, लेट्स से on this axis, if we have 4 pi r square and r of r का whole square, है ना, 4 pi square r of r का whole square versus r, है ना, ये वाला जो टर्म है, this term is known as radial probability. बच्चे हम लोग सेपरेट टॉपिक भी पढ़ लेंगे, but this term is known as radial probability, and this complete graph is known as radial probability distribution. अच्छा, radial probability distribution का जो मीनिंग है, it will give some idea how probability of finding the electron varies with distance r from the nucleus. For example, in the case of 1s orbital, this will be the probability of finding the electron, how it vary with distance. और इसमें ये वाला जो distance है, the distance at which we have maximum probability of finding the electron, कितना है बेटा ये डिस्टेंस एज पर डायग्राम? R naught. ये डिस्टेंस है r naught. चलो पहले ये सब डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो, और जो डिस्कस करना है बेटा सब हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना. पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो, 1s के लिए जो लिखना है वो लिख डालो सब,
and then we'll discuss. कुछ भी डाउट्स रहेगा और सब पूछना. मैं चाहता तो इस ग्राफ को थोड़ा और स्मूथ बना सकते थे तुम लोग. So this graph is something you can just try to imagine like this. सर हाँ बोलो. सर वो r इज इक्वल टू 2z बाई क्या है? 2z by a नोट. a नोट लेट्स से कोई कांस्टेंट है ना. सर एक में वापस समझा सकते हो? मैं इंटरनेट इश्यूज है थोड़े. हाँ मैं ये बोल रहा था बेटा, जैसे ये 1s ऑर्बिटल था तो 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड 0 है, एंगुलर नोड 0 है. इसका लेट्स से रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू हम लोग को पता है, एंगुलर वेव फंक्शन का वैल्यू पता है. मैं फिर से बोल दूंगा, तुम लोग को रेडियल वेव फंक्शन ये सब याद नहीं रखना है तुम लोगों को ना. इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. इसका जो शेप होने वाला है इट विल बी स्फेरिकल as its probability of finding the electron is independent of theta and phi. So exactly on nucleus probability of finding the electron will be 0. Exactly on nucleus probability of finding the electron is 0. तो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते gradually it increases, reaches to its maximum value at a distance of r naught and then gradually decreases up to infinity. So the shape is found to be spherical. सर जो रेडियल प्रोबेबिलिटी लिखा है उसके ऊपर 4 पाई r स्क्वायर आगे 4 पाई r स्क्वायर एंड r ऑफ r का होल स्क्वायर. तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ 4 पाई r स्क्वायर, r ऑफ r का होल स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ है. अच्छा, इससे मुझे क्या आइडिया लगता है? इट इज फॉर प्रोबेबिलिटी. इट इज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट गिवन डिस्टेंस r. At a given distance r from nucleus. मुझे एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लो तुम लोग कैलकुलस में, तो ये 4 पाई r स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी देख लेंगे हम लोग. r वाला समझ में नहीं आया. कौन सा वाला बच्चे? Sir, r of r is equal to 2 into z upon a naught to the power 3 by 2. वो वाला. e raised to the power minus r z divided by a naught. तो ये सब वहां से आएगा. जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद आएगा. तो ये वैल्यू तुम लोग को याद नहीं रखना है. इट इज जस्ट फॉर योर कैलकुलेशन या इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि 1s का रेडियल वेव फंक्शन ये होता है और एंगुलर वेव फंक्शन ये होता है ना. जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, दिस रेडियल वेव फंक्शन विल बी गिवन टू यू. मतलब वो दिया रहेगा. ठीक है? Yes sir. ओके. अच्छा, तुम्हें पता है ये आर नोट का वैल्यू आता कितना है? या देखो हम लोग प्रूव भी कर लेंगे अभी. ये जो आर नोट है, जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है, this value comes out to be a naught by z. और शायद उसमें बहुत ज्यादा सरप्राइज तुम लोगों को होना नहीं चाहिए अगर मैं यहां लिख दूं कि a नोट का वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग है. अच्छा, हाँ, ये जो a नोट का वैल्यू है इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग. 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग मीन्स जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग
जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट रेडियस था, यहां वो डिस्टेंस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। यहां वो डिस्टेंस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। ये डिस्टेंस कैसे आया देखो, शायद हम लोग थोड़ा बहुत प्रूव भी कर लें अभी। ये जो ग्राफ में ड्रॉ किया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा लिखा है तुम लोगों ने? यस सर। इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है अभी तक जो लिखा हुआ है? नो। नो सर। हाँ, कुछ डाउट्स है बेटा? इससे रिलेटेड कुछ डाउट है? नहीं। अच्छा ठीक है। सर हमने इसमें रेडियल और एंगुलर नोड्स फाइंड आउट क्यों किए? उससे ऑर्बिटल का शेप चेंज होता हो है। जाएगा, जैसे हम लोग देखेंगे अभी है ना। ये तो 1s था, फॉर्चुनेटली इसमें 0 0 था, तो इसलिए शेप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आया। बट जहां रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स प्रेजेंट होंगे तो शेप में सिग्निफिकेंस देखेंगे, समझ में आएगा, है ना। ओके सर सर। ये R इज इक्वल टू A0/Z ये कैसे आया? देखो अभी देखो प्रूव कर लेंगे इसको, ना ध्यान से देखना। हाँ सर। ऐसे कैन वी से द स्लोप, कैन वी से स्लोप ऑफ दिस graph, slope of this graph will be differential of 4 pi r square and r of r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? स्लोप dy by dx। यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू कितना है यहाँ? 0। जीरो। अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो डू यू थिंक वहां फ्लैट हुआ होगा ग्राफ? फ्लैट हुआ होगा तो उस Yes, पॉइंट sir. पे, उस इंस्टेंट पे स्लोप का वैल्यू 0 आ गया होगा। Yes, sir. अच्छा, फर्दर कैन वी से 4 लेट्स से r0, ये जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल ऑफ 4 पाई r स्क्वायर r ऑफ r का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ये स्लोप 0 हो जाना चाहिए वहां, है ना। यस सर। अच्छा, इसमें से 4 पाई तो कांस्टेंट है ना। 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये टर्म बचेगा क्या? डिफरेंशियल ऑफ, इसको मैं ऐसा लिख लूं, r ऑफ r का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, 4 पाई 0 हो सकता है क्या? नहीं सर। नो सर। Sir. 4 पाई तो 0 नहीं हो रहा, तो ये डू यू थिंक डिफरेंशियल वाला टर्म ही 0 होगा? Yes, sir. यस सर। यस। अच्छा, डिफरेंशियल के लिए चेन रूल आता है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था क्या? ट्वाइस ऑफ simply you can say it is r times of, let's say, r of r multiplied by differential of r into r का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। यस। ये कोई फंक्शन का स्क्वायर था ना, तो लेट्स से उसको t एज्यूम कर लिया, उसको डिफरेंशिएट कर पाते हो ना, चेन रूल। यस सर। ये सबको आता है ना पक्का? हाँ सर पक्का। अच्छा, अब देखो इसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट करके ऐसा लिख सकता हूँ, r ऑफ r, प्रोडक्ट रूल भी सीखा है तुम लोगों ने? हाँ। यस सर। r टाइम्स ऑफ डिफरेंशियल ऑफ r, एक तो ये टर्म बन गया इसमें, है ना। यस सर। एक तो ये वाला टर्म बन जाता, प्लस क्या बन जाता? r ऑफ r एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ r, दिस शुड बी इक्वल टू 0। यस। यस सर। वेरी गुड।
अब देखो मुझे R ऑफ R पता है क्या क्वेश्चन में? Yes, sir. अच्छा, अब देखो मैं इस ग्राफ को हटा दूं यहाँ से, थोड़ा और कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ। नाउ R ऑफ R का वैल्यू पता है, थोड़ा बहुत तुम लोग को डिफरेंशिएशन भी अब आता है। सो ये वाला टर्म फर्दर में लिख सकता था ट्वाइस ऑफ R, R ऑफ R एंड मल्टीप्लाइड बाई, है ना, मल्टीप्लाइड बाई R। अब मुझे इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है। उस टर्म का डिफरेंशियल क्या हो जाता? ट्वाइस ऑफ Z डिवाइडेड बाई A नोट रेस टू द पावर 3/2 e रेस टू द पावर माइनस ZR A नोट एंड मल्टीप्लाइड बाई माइनस Z डिवाइडेड बाई A नोट। चेन रूल लगा के इतना कर सकते हो, e रेस टू द पावर माइनस kx का डिफरेंशियल इज e रेस टू द पावर माइनस kx मल्टीप्लाइड बाई k। यस भाई ये बता देना, जहां तुम लोगों को लिमिट खत्म हो जाएगी मैं कैलकुलस बंद कर दूंगा, है ना। फिर ट्वाइस ऑफ z डिवाइडेड बाई a नोट रेस टू द पावर 3/2। अब ये वाला टर्म एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई r। r का डिफरेंशियल कितना हो जाता है बच्चे? सर ये One. लास्ट टाइम इतना क्लियर नहीं है जो आपने ब्लू में लिखा। इसलिए तो मैं पूछ रहा था कि तुम लोग को डिफरेंशियल आता है कि नहीं आता। तो वो ए नॉट और फिर आता जेड तो है। इधर से ले लिया बीच में, वही नहीं समझा। कौन सा वाला टर्म कैसे ले लिया? सर वो जेड बाय ए नॉट और मतलब क्या लिया आपने, वो समझा नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, e रेस टू द पावर माइनस के एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? क्या क्या डिफरेंशियल होता है? e रेस टू द पावर Minus k e raised to the power minus kx. तो देखो वही तो लिखा फिर मैंने, ये माइनस के इक्विवेलेंट तो हो गया माइनस इसको के minus एंड e रेस टू द पावर माइनस के एक्स, है ना। ओके थैंक यू सर, वही नहीं समझा था। ओके तो इतना लिख सकते थे भाई, कोई टेंशन नहीं है इसमें। Yes, sir. नो अब देखो इसमें से क्या क्या टर्म कॉमन आ सकता है बाहर। डू यू थिंक ये पूरा टर्म यहां भी है क्या? हाँ है। हाँ सर. अब देखो इस हाँ, पूरे सर। टर्म को बाहर कॉमन ले लो, तो डू यू थिंक ये नथिंग बट r ऑफ r ही है ना। हाँ तो इसको देखो मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ r एंड r ऑफ r का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा? डू यू थिंक यहाँ बचा, यहाँ जो बचेगा टर्म माइनस ZR डिवाइडेड बाई a नोट, और यहाँ बचा 1 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। Yes, sir. यस। नाउ अब जल्दी से मुझे बताओ ये 0 कब कब होगा? जब r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर ये वाला टर्म 0 हो जाए तो भी फंक्शन 0 हो सकता है। और a नॉट बाय z। और जब मेरे पास r का वैल्यू हो जाए a नॉट बाई z तब भी 0 हो सकता है। यस। Yes, sir. और ये तब भी 0 हो सकता था क्या? जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए। बेटा ये टर्म 0 हो जाएगा ना फिर। अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो ये टर्म 0 हो सकता है ना। हाँ सर. तो यहाँ मेरे पास 3 रूट्स आ गए, एक r इक्वल टू 0, एक r टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एक r इक्वल टू a नॉट बाई z। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ देखा है था? वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ देखा है? बीच मतलब न्यूक्लियस पे 0 है, इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा, तो कहीं बीच में मैक्सिमा था। Sir. तो ग्राफ के अकॉर्डिंग बता सकते हैं हम लोग मैक्सिमा इन तीनों वैल्यू में से किस पे आएगा? r इक्वल टू 0 पे, r इक्वल टू इन्फिनिटी पे, या r इक्वल टू a नॉट बाई z पे? Not by z. A not by Z. Not Not by by z. Z. तो इट इज r इक्वल टू a नॉट बाई z पे आ जाएगा।
मुझे कुछ बच्चों को वो समझ में आ रहा है कि वो a नॉट बाई z कैसे लिख लिया था मैंने? यस सर। तो एज पर मतलब यू कैन से जेई सिलेबस या नीट सिलेबस इज कंसर्न, बेटा तुम लोग को डेरिवेशन या ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वो a नॉट बाई z है वो जरूर याद रखना है। सब बोर्ड्स में हम लोग को ये सब लिखना पड़ेगा अगर आएगा तो? नहीं नहीं नहीं, बोर्ड में तो ये सब कुछ नहीं होता है बेटा, बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं आएगा, है ना? नहीं, डेरिवेशन आते हैं। अरे बोर्ड में ये डेरिवेशन नहीं आएगा बेटा, ये तो डेरिवेशन तेरे पास आईटी में भी नहीं है यार। ये तो मैंने सिर्फ वो समझाने के लिए कि भाई a नॉट बाई z होगा, कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं उसका, है ना? बट जस्ट फॉर योर क्वेरी कि भाई ये सही में इस तरह की चीजें मैथमेटिकली डिराइव की जा सकती है ना? सर एक बार ये लास्ट वाला समझाइए ना। बेटा ये समझ में आ रहा था कि r के मेरे पास 3 वैल्यूज आ गए जहां जहां स्लोप 0 हो सकता है। यस सर। अच्छा अब देखो, अगर मैं रेफरेंस वो ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो डू यू थिंक ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था, है ना? यस सर। तो मुझे पता है बेटा r इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 है, r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाके स्लोप 0 होने वाला है, बट वो मैक्सिमा वाले पॉइंट है कि मिनिमा वाले पॉइंट्स है? वो मिनिमा। मिनिमा। तो मेरे पास जो तीसरा टर्म बचा शायद वही मैक्सिमा वाला होगा ना, a नॉट बाई z। यस सर। तो वैसा हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिजिक्स में ना, कैलकुलस में भी पढ़ लोगे कि अगर मैक्सिमा मिनिमा में डिसाइड नहीं कर पाते तो हम लोग को डबल डिफरेंशिएट करके देखना पड़ता है ना। अभी पढ़ोगे फिजिक्स में, जल्दी ही पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा में, है ना? अदरवाइज यहाँ तो हम लोग सीधे ग्राफ से पता कर लेंगे बेटा, कोई इशू नहीं है। मुझे किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लो उससे रिलेटेड अभी। और ये लिखे यार हमें तो। या तेरा मन करता है तो लिख सकता है, नहीं मन करता तो छोड़ भी सकता है। नहीं लिख लेता। नहीं लिखेगा तो नहीं लिखो। हाँ ये वैल्यू जरूर याद रखना है तुझे, a नॉट बाई z पे 0 होगा, है ना? हाँ। और मुझसे बाद में पूछेगा भी नहीं कि सर कैसे आया था, है ना? सर मैं बोला मैं लिख लेता हूँ। लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे ओलंपियाड लेवल के लिए ये सब चीजें याद करनी चाहिए, या कैसे डेरिवेशन हुआ है वो हम लोग को समझना चाहिए। तो ओलंपियाड के लिए तो हम लोग को हर एक ऑर्बिटल के लिए कर करके देखना चाहिए, जो हम लोग इस लेक्चर में तो नहीं करेंगे, हर एक के लिए डेरिवेशन, है ना? यस बेटा, ये 1s के लिए लिखा है सब बच्चों ने ऐसा? यस सर। 1 मिनट सर। हाँ। मैं यहाँ से धीरे धीरे मिटाना स्टार्ट करता हूँ, शायद जब तक तुम लोग लिख लोगे। Yes sir, done. एक Okay, now comes to 2s orbital. Second one, let's say if it is 2s orbital, here n का value is 2, l का value is 0, m का value is 0. Number of radial node
2 माइनस L माइनस 1 आ जाता, एंड एंगुलर नोड का वैल्यू कितना आ जाता? 0 अभी भी, है ना। नाउ एज पर 1s ऑर्बिटल इज कंसर्न, its radial wave function is found to be, its radial wave function is found to be 1 divided by root 2 times of zy a naught raised to the power 3 by 2 multiplied by 2 minus zr divided by a naught e raised to the power minus zr divided by 2a naught ना। ये है रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू। अच्छा, इसमें कोई बच्चा मुझे बता सकता है 2s के लिए एंगुलर वेव फंक्शन कितना होगा? 2s के लिए एंगुलर वेव फंक्शन कितना होगा? 1 by root of 4 pi. 1 by root of 4 pi। ऐसा ये हर एक s ऑर्बिटल के लिए होगा, है ना। Yes, sir. Okay, now if we just try to see the shape of this orbital, again you can imagine, suppose ये x-axis है, this will be let's say y-axis and z-axis to this। इस ऑर्बिटल का शेप क्या रहने वाला है? Do you think ये भी स्फेरिकल ही रहेगा? क्योंकि यहाँ भी जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस। तो कुछ याद था? शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिसाइडेड बाय व्हिच क्वांटम नंबर? एंगुलर एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो डू यू थिंक एस ऑर्बिटल जहां सब में एल का वैल्यू 0 है, हर एक के केस में शेप विल बी स्फेरिकल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो शेप फिर से ध्यान रखना। फिर सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ सर। वॉइस एंड अगेन सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस बच्चे बोलो। सर योर वॉइस इज लैगिंग। वॉल्यूम लैग हो रहा है मेरा फिर से? यस सर। अच्छा 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट है। मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कुछ करने का। सो हेयर समवेयर अगेन वी हैव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल अभी। अच्छा, here we have maximum probability of finding the electron. Now exactly on nucleus we have 0 and then it gradually increases, है ना? Then started decreasing gradually, decreasing and decreasing। yes बेटा, डिक्रीज होते होते क्या बन जाएगा? ये फिर से क्या हो जाएगा? 0। और फिर से ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ना, फिर से ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता, रीचेस टू मैक्सिमम वैल्यू एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग अगेन एंड अगेन, कीप डिक्रीजिंग एंड अप टू r टेंड्स टू इन्फिनिटी, अप टू बाउंड्री ऑफ एटम, ये डिक्रीज ही होता जाता। नाउ सपोज ये डिस्टेंस है, इसमें लेट्स से r1, ये डिस्टेंस है लेट्स से सपोज इसमें सपोज इसमें आवाज 1 मिनट है, मैं ठीक करता हूँ। 1 मिनट रुकना है ना। यस बच्चे, अभी थोड़ा क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक, फिर से वॉइस लैग हो तो बताना, है ना, मैं राउटर ही चेंज कर दूंगा थोड़ा सा। सो इट इज r1, r2 and r3 as a distance
again the shape of orbital will be spherical. बच्चे ये 1s से R2 bigger कहाँ तक जाता है? बेटा R2 वो डिस्टेंस है जहां फिर से 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हो गया है ना. सो R1 में फर्स्ट मैक्सिमा है, R3 में सेकंड मैक्सिमा है, एंड R2 इज द डिस्टेंस जहां 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हो गया है. लेट्स से नाउ if you see the corresponding graph of this one, it is 4 pi r square and r of r ka whole square versus r. ये जो typical graph है, it is found to be like this and then increases again and then this, है ना. ये वाला जो फर्स्ट वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से R1 है ना. ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज R1. नाउ दिस इज द डिस्टेंस जहां 0 हो गया है. ये डिस्टेंस लेट्स से R2 है, एंड जहां ये सेकंड मैक्सिमा आया है, this distance you can say it is R3. तो एक बार मैक्सिमा है, फिर 0 है, फिर मैक्सिमा है. Yes, बेटा. Given orbital consists how many radial node? So one. One. Now can you suggest me कौन से डिस्टेंस के corresponding इसमें नोड है? R2. R2 डिस्टेंस के corresponding नोड है यहाँ. So I can say 4 R2, it has radial node, and for R1 and R3 it is known as anti-node. It has anti-node. Anti-node means node का उल्टा है ना. एंटी नोड का मीनिंग हो जाता नोड का जस्ट अपोजिट. जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाता है. कैन यू सजेस्ट मी ये मैथमेटिकली हम लोग R2, R1 और R3 का वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? या मैं करूंगा नहीं तुम लोगों के लिए, फिर भी बस ऐसे ही जानना चाहता था. R2, R1 एंड R3 का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग? सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे. हम एक तो R2 के लिए तो आसान तरीका भी है. वी नो फॉर रेडियल नोड बच्चे R ऑफ R का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए था? 0. तो अगर मैं इस टर्म को 0 से इक्वेट करूंगा, सो डू यू थिंक बस यही वाला टर्म 0 हो सकता है? 2R डिवाइडेड बाई A नोट शुड बी 0. ये वाला टर्म है ना. और यहां से मेरे पास R का वैल्यू आ जाता 2A नोट बाई Z है ना. सो कैन वी से सिंपली R2 का वैल्यू आ जाएगा 2A नोट बाई Z. Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं तुम लोगों के लिए डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, वैल्यूज लिख देता हूं. तुम लोगों को टाइम मिलेगा तो बाद में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर सकते हो तुम लोग, है ना. ऐसा सिमिलरली फॉर, अच्छा मुझे बताना कितना है. फॉर R1 एंड R3, फॉर R1 एंड R3 डिफरेंशियल ऑफ 4 pi r square r of r का whole square, this should be 0, and from here R1 and R3 comes out to be. Yes, कितना आता है जरा बताओ मुझे.
So 0.77 A naught by Z and 5.23 A naught by Z. अरे वाह, बहुत अच्छा बच्चा है भाई। अगर तुमने अच्छे से किया है तो बहुत अच्छा है ना। ये वाला वैल्यू कुछ ऐसा आ जाता है, A नोट डिवाइडेड बाई Z एंड 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 है ना। ये बाद में डिफरेंशिएट करके तुम लोग देख सकते हो, अभी नहीं करना, ठीक है। इट इज जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि R1 R3 किस रेंज में आते हैं। अभी डिफरेंशिएट नहीं करना उसको, ठीक है, बाद में करना। सो ये R1 एंड R3 का वैल्यू भी आ जाएगा। रूट 5 का वैल्यू पुट कर लेंगे तो हम लोगों को R1 R3 का एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल जाएगा, है ना। अच्छा, ये लिखा है तुम लोगों ने ऐसा? नहीं सर, 2 मिनट। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना कि ये मीनिंग क्या है इसका, नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड्स में जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, और एंटी नोड मींस जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन लेट्स से मैक्सिमम है। अच्छा, तुम लोग मुझे ये बता सकते हो क्या 3s ऑर्बिटल का शेप कैसा रहने वाला होगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल। हम 4s का तो सब इसका स्फेरिकल। स्फेरिकल रहेंगे। अच्छा, जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाऊंगा, साइज ऑफ दिस स्फेरिकल, बत्सल बेटा अभी डिस्कस करेंगे तुम्हारा डाउट। जो जैसे मैं n का वैल्यू बढ़ाऊंगा, ये जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है, साइज ऑफ स्फेयर है, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा ना। यही तो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिसाइड साइज ऑफ ऑर्बिटल, है ना। अच्छा, तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ और तुम लोगों को भी देखो वैसा स्टेटमेंट लिखना चाहिए। अभी लिखता हूँ एक स्टेटमेंट। क्या लिखना है तुम लोगों को नोट्स में? शेप ऑफ ऑल s ऑर्बिटल is found to be the shape of all s orbital is found to be spherical, and as n increases, size as well as number of radial nodes increases. Shape of all s orbital is found to be spherical as n increases, size as well as number of radial nodes increases. यस बच्चे, ये लिखा है ऐसा। जैसा फॉर एग्जाम्पल on this axis, if it is 4 pi r square, r of r ka whole square, and on this axis it is r, and suppose if we have can you suggest me ये कौन सा s ऑर्बिटल है? So 4s. तो ये 4s ऑर्बिटल है ना। How many radial node it has? 3. So it has 3 radial nodes.
तो डू यू थिंक शायद मुझे अभी किसी और एस ऑर्बिटल का शेप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना? Yes, sir. सबके सब स्फेरिकल रहने वाले हैं. As n increases, principal quantum number increases, size of orbital will increase. Have you understood shape of s orbitals? Yes, sir. और ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया तुम लोगों ने. Yes, sir. Now the next one, let's say third, you can say 2p orbitals. 2p orbitals where n का value is 2, l का value is 1, and thus magnetic quantum number is -1, 0 and +1. So here, can you suggest me total we have how many orbital here? 3. 3. So 3 orbital हैं. Anyway, किसी भी orbital में radial nodes पहले हम लोग find out कर लेते हैं कितने होंगे. Radial nodes in any of the orbital. Do you think Vatsal count रुक तेरा doubt clear करता हूँ. n minus l minus 1. So 2 minus 1 is 0. And number of angular node कितना होगा? number of angular node यहाँ 1. 1 है ना. Since l का value 1 है. Now here, as per, let's say, their radial wave function is concerned, the तीनों ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तीनों ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? Same. रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन n and l. तो इसका जो रेडियल वेव फंक्शन है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स ऑफ z डिवाइडेड बाय 2a0 raised to the power 3/2 multiplied by zr divided by a0 e raised to the power minus zr divided by 2a0 है ना. ये किसी भी 2p ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन है. नाउ वत्सल, तुम्हारे डाउट पे, as per its angular wave function is concerned, यहाँ मेरे पास m का वैल्यू +1 है, यहाँ मेरे पास m का वैल्यू -1 है, और यहाँ लेट्स से मेरे पास m का वैल्यू 0 है. This orbital is represented as 2px. This orbital is represented as 2py. And this orbital is represented as 2pz. In this case, angular wave function, ये जो 2px वाला ऑर्बिटल है ना, इसका जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इट इज sin थीटा cos phi. जो ये वाला ऑर्बिटल है, इसका एंगुलर वेव फंक्शन is sin थीटा sin phi. और यहाँ जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इट इज नथिंग बट cos थीटा. कैसे कैसे आएगा थोड़ा बहुत हम लोग और आइडिया समझ लेंगे. बट एज पर 2p ऑर्बिटल्स आर कंसर्न, तीनों के लिए रेडियल वेव फंक्शन का वैल्यू तो एक ही है.
but they have different values of angular quantum या angular wave function. Can you suggest me अगर 2px वाला ऑर्बिटल है ये, यहाँ डू यू थिंक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कौन से थीटा पे होगा? 45 साइन थीटा मैक्सिमम कौन से थीटा के लिए होता है? 90 डिग्री के लिए. और कौन से एंगल फाई के लिए मैक्सिमा आएगा? 0 के लिए. तो कैन यू सजेस्ट मी ये वाला ऑर्बिटल 2px वाला कौन से एक्सेस के अबाउट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? X axis. एक्सेस के अलोंग जो z एक्सेस से 90 डिग्री पे है और फाई का वैल्यू 0 है ना? ऐसा ही फॉर 2py साइन थीटा मैक्सिमम होने के लिए थीटा शुड बी π/2 एंड साइन फाई मैक्सिमम होने के लिए फाई शुड बी π/2. तो ये y एक्सेस होना चाहिए है ना? अच्छा, ऐसा ही 2pz cos थीटा शुड बी मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा. थीटा का वैल्यू 0 फ्रॉम z एक्सेस मींस इट इज अलोंग z एक्सेस. So as per shape of these orbitals are concerned, here you can simply say, suppose it is, let's say, x-axis. This may be, suppose, y-axis. So here we have maximum probability of finding the electron lies along x-axis. Here we have maximum probability of finding the electron lies along x-axis. तो ये जैसे उसको हम लोग स्फेरिकल शेप बोल रहे थे एस ऑर्बिटल को, इस शेप को हम लोग क्या बोल सकते थे? डम्बल शेप है ना. और उस डम्बल के सिमेट्रिकली बीच से एक्स एक्सिस है ना. तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ये ऑर्बिटल. स्फेरिक मतलब ये 3D है ना, 2D नहीं है बेटा, है ना? yes. तो ये सॉलिड डम्बल शेप है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं ना. अच्छा, यहां कहीं भी कुछ डॉट्स में बना सकता हूं, सिंस एज पर शेप या डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल इज कंसर्न, इट शुड अकोमोडेट अप टू ओनली 90 to 95%. उसमें काम चल जाएगा मेरा, है ना? अच्छा, इस ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड है. कैन यू सजेस्ट मी विच प्लेन इज एंगुलर नोड हियर? Z प्लेन. यस. तो ये बेटा ये बेटा z एक्सेस एक प्लेन नहीं होगा, z एक्सेस तो एक लाइन होगा ना. यस सर. तो मैं ये बोल सकता हूं YZ प्लेन. YZ प्लेन का इक्वेशन लिखना आता है तुम लोगों को? क्या होगा? नो सर. अरे बहुत आसान है. वो सारे पॉइंट्स जहां x का वैल्यू 0 होता है बेटा, वो सारे जहां x का वैल्यू 0 होगा वो YZ प्लेन बन जाएगा ना अपने आप ही. तो YZ प्लेन का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 प्लेन, है ना. दिस प्लेन विल बी नोडल प्लेन है ना. ये वाला जो प्लेन है इट शुड बी नोडल प्लेन. सिमिलरली सर ये लास्ट पॉइंट समझा नहीं, नोडल प्लेन वाला मतलब YZ कैसे आया? अच्छा देखो, मैं थोड़ा और समझाता हूँ, है ना. देखो यहाँ ध्यान से देखना बेटा जो मैं लिख रहा हूं अभी. कैन वी से फोर एंगुलर नोड. For angular node, do you think angular wave function should be to 0? है ना?
रेडियल वेव फंक्शन तो sir. जीरो हो नहीं रहा है, हाँ। एंगुलर वेव फंक्शन जीरो हो जाता। अब सपोज मेरे पास एंगुलर वेव फंक्शन है साइन थीटा कोस फाई, ये जीरो होना चाहिए। ये जीरो कब कब हो सकता है? जब साइन थीटा जीरो हो या जब कोस फाई जीरो हो, है ना। अच्छा, साइन थीटा जीरो होने के लिए थीटा शुड बी 0 डिग्री एंड कोस फाई जीरो होने के लिए फाई शुड बी 90 डिग्री। यही है ना इसका मीनिंग? Yes, sir. sir. तो ये वो प्लेन होगा जहां थीटा का वैल्यू 0 है और जहां फाई का वैल्यू 90 डिग्री है। अब आ जाएगा ये वाईजेड प्लेन। हाँ सर, ओके, समझा, थैंक यू सर। वेरी गुड। नाउ सिमिलरली लेट्स से 2py, उसका शेप प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो गया भाई। जैसा ये एक्स एक्सेस के अलोंग था एग्जैक्टली सेम वी हैव वाई एक्सेस के अलोंग। It has maximum probability of finding the electron along y-axis. So it has higher probability of finding the electron along, let's say, y-axis. इस ऑर्बिटल का नाम हो जाता 2py. And can you suggest me here which plane will be nodal plane? XZ. XZ. Yes, तो मैं यहाँ से बोल सकता था ये वाला जो प्लेन है, let's say XZ plane, इसका इक्वेशन क्या हो जाता? Y is equal to 0. 0. Yes, so y equal to 0 plane will be nodal plane. ऐसा ही जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है, here you can simply imagine ये सपोज x एक्सेस, ये सपोज y एक्सेस, मैं थोड़ा सा और क्रिएटिविटी से दिखा देता हूँ, ये z एक्सेस, ये x एक्सेस, ये सपोज y एक्सेस एंड z एक्सेस। here maximum probability of finding the electron lies along z axis. तो ये भी, अच्छा, कैन वी से तीनों ऑर्बिटल का साइज सेम होगा क्या? यस Yes, sir. तीनों ऑर्बिटल का साइज सेम होना चाहिए और तीनों ऑर्बिटल का शेप सेम होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाता, अच्छा कौन सा प्लेन यहाँ नोडल प्लेन है अभी? XY. ये वाला जो प्लेन है, इट इज नथिंग बट XY प्लेन। इसको मैं लिख सकता था z इक्वल टू 0। दिस प्लेन विल बी आर नोडल प्लेन। किसी बच्चों को कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछना भी इसमें, है ना। m इक्वल टू +1 के लिए ये 2px ऑर्बिटल है, m इक्वल टू -1 के लिए ये 2py ऑर्बिटल है, m इक्वल टू 0 के लिए ये 2pz ऑर्बिटल है। सर, हाँ बोलो। आपने बोला कि एक्स एक्सिस के अराउंड उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा। यस बेटा, मैक्सिमम होगा, है ना, ऐसा बोल रहे। यस, हाँ, मैक्सिमम होगा। तो जब वो 0 पे आता है तो तब कम क्यों हो जाता है? बेटा 0 पे तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा 0 होना ही चाहिए। हाँ, यस। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है ना।
सर m इज इक्वल टू -1 पे y के अलोंग क्यों है, वो नहीं समझ आया। नहीं बेटा, हम लोगों ने एक्स वाई जेड तो हम लोग के एक्सेस थे ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना। हाँ सर। तो मैं चाहता तो टेक्निकली m इक्वल टू +1 -1 किसी को भी लिख सकता हूँ, है ना। ओके ओके सर। बट y कन्वेंशन है ना, m इक्वल टू +1 2px है, m इक्वल टू -1 2py है ना। ओके सर। इसमें भी देखो ये वाला ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। क्या ग्राफ ड्रॉ रहना हो गया, बाकी रह गया इसके लिए ये वाला ग्राफ। ऑन दिस एक्सिस इट इज 4 pi r स्क्वायर एंड कैपिटल R स्क्वायर। इसको मैं R ऑफ R बार बार नहीं लिखूंगा, चलेगा। ऑन दिस एक्सिस इट इज R। कितने रेडियल नोड थे इस ग्राफ में? इस ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड हैं? 0 वॉइस फिर अब कहाँ जाके 0 होगा नेक्स्ट? सर वॉइस लैग हो रहा था आपका वापस। नेक्स्ट 0। आवाज नहीं आ रहा था सर आपका। अरे लगता कैसे दब गया, अभी तो सिग्नल तो फुल था मेरा। एनीवे अच्छा मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा। ये r इक्वल टू 0 पे 0 होगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा ना। यस सर। वत्सल ये 4 पाई वाला टर्म क्यों है, वो इंटीग्रेशन के बाद समझेगा बेटा, है ना। अच्छा इसमें अच्छा कैन यू अगेन सजेस्ट मी, ये डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते थे? ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है r मैक्स, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये डिस्टेंस? फिर से शायद हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। यस सर। अच्छा मैं थोड़ा सा तुम लोग के लिए हेल्प के लिए बता दूं कि ये जो r मैक्स का वैल्यू है इट 2 of a naught divided by z। एक मिनट रुकना, अभी शायद आवाज एकदम फुल आएगा। अभी फुल आ रहा है? यस सर। r max का वैल्यू 2 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ a नॉट बाई z आ जाता है ना। ये बोर के कौन से ऑर्बिट के इक्विवेलेंट है? सेकंड बोर ऑर्बिट है ना। यहाँ a नॉट का वैल्यू भी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। बीच में सिग्नल डिप हो रहा है, मुझे दिख रहा है डिप होते होते, है ना। सो एनीवे अभी आवाज सब क्लियर है। a नॉट का वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। अच्छा तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस किसके इक्विवेलेंट होता था? 1s के लिए, है ना। सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस इज इक्विवेलेंट टू 2p। देख 2p ऑर्बिटल्स का शेप समझ लिया तुम लोगों ने क्या है? यस सर। इसको हटा दूं मैं बोर्ड्स को? सर वो ग्राफ ड्रॉ करना है, बस 1 हाँ मिनट। करो, ग्राफ ड्रॉ करो। मीनवाइल किसी और बच्चे को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। सर एक बार आप बताओगे वो समझ में कैसे आता है कि वो कौन से एक्सिस के अलोंग होगा? कौन से एक्सिस के अलोंग होगा? तो ये तुम लोग एंगुलर वेव फंक्शन से आइडिया समझ सकते थे। देखो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए था और कोस फाई मैक्सिमम होना चाहिए था। इसके लिए साइन थीटा मैक्सिमम होने के लिए थीटा शुड बी π/2 एंड कोस फाई मैक्सिमम होने के लिए फाई शुड बी 0। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वहां होगा जहां साइन थीटा π/2 है एंड फाई का वैल्यू 0 है, मींस एक्स एक्सिस के अलोंग। यस सर। है ना, वो मेरा जो पार्ट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाता है। यस सर समझ गया। यस बेटा लिखा है ये पूरा ऐसा? यस सर। 1 मिनट। हाँ आराम से बेटा, कुछ और डाउट्स भी होगा तो पूछो, है ना। मैं इस टॉपिक को स्लो पढ़ाने के मूड में हूँ जिससे सब बच्चों को समझ में आए अच्छे से।
बड़ा डायग्राम ड्रॉ किया? Yes, sir. गुड, हाँ सर लिख लिया। वेरी। बेटा जो नहीं भी बच्चे लिख पा रहे हैं ना, तो मैं क्लास के एंड में ये सारे इमेजेस तुम लोग को भेज दूंगा, है ना, बोर्ड के। नाउ फोर्थ इज यू कैन से 3D ऑर्बिटल्स। इन द केस ऑफ 3D ऑर्बिटल्स, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर is -2, -1, 0, +1 and +2। तो ये सब मिला के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 यस, लिखे, बिल्कुल भेज दूंगा, नॉन इंटी में भी है ना। सो इट इज नो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इन 5 के 5 किसी भी एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड will be 3 - 2 - 1 as 0, and number of angular node is nothing but 2. Yes, n minus l minus 1 equal to 0 है, और number of angular node 2 है इसके लिए। As per radial wave function is concerned, radial wave function किसी भी d ऑर्बिटल के लिए या 3D ऑर्बिटल के लिए, this value is found to be, let's say 2√2 divided by 27√5, and it is z divided by 3a0 raised to the power 3/2. It is nothing but zr divided by a0 का स्क्वायर e raised to the power minus zr divided by 3a0। किसी भी ऑर्बिटल का जो रेडियल वेव फंक्शन है वो ऐसा है। ऑब्वियसली एंगुलर वेव फंक्शन हम लोग देख लेंगे, हर एक ऑर्बिटल का डिफरेंट होगा, पांचों का, है ना। Now if you see, let's say related graph, पहले हम लोग ग्राफ ही देख लेते हैं इसका। related graph, it is 4 pi r square and r of r का whole square versus r. How many nodes, how many radial nodes here? 0। तो इसका भी जो ग्राफ आने वाला है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कुछ ऐसा है ना कि ये कभी भी किसी भी रेडियस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बी नॉन जीरो एक्सेप्ट r इक्वल टू 0 एंड r टेंड्स टू इंफिनिटी। नाउ ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से r मैक्स, शायद उसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जो r मैक्स का वैल्यू है ये आ जाता है 3 का स्क्वायर a0 डिवाइडेड बाय z, where a0 is 0.53 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा इसलिए मैं बोल रहा था कि बोर मॉडल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग भी जो हम लोग एग्जैक्ट रेडियस पता कर पाते थे, वो यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। और तुम लोग ना ये अपने आप से पूरा डिफरेंशियल करके देख सकते हो, है ना। यू नो इस हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। यस, देखो टाइम मिलेगा ना तो ओलंपियाड वाले बैच में हर एक का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हम लोग कर भी लेंगे इसमें।
नॉर्मली हम लोग को जरूरत नहीं है, बट इट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी कि भाई नहीं मैं करके ही देखूंगा, है ना। हो गया सर लिख के। अच्छा, नाउ बैक टू लेट्स से आर दिस ऑर्बिटल 2p में है। 2p में एक चीज और भी लिख ही लेना तुम लोग, क्या लिखना है, यहां वेव फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव और यहां वेव फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है। ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो हम लोग चाहते तो cos फाई के वैल्यू से भी देख सकते थे ना। डू यू थिंक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग cos थीटा पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग cos फाई नेगेटिव हो जाएगा? यस यस सर। Yes, sir. नाउ कैन यू सजेस्ट मी, ये 2p y में भी ऐसा ही होगा ना, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव वेव फंक्शन और एक डायरेक्शन में नेगेटिव वेव फंक्शन, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव वेव फंक्शन और एक डायरेक्शन में नेगेटिव वेव फंक्शन। ये वहां नोट्स में भी ऐड कर लेना तुम लोग अपने साथ। और ये कंफर्म है ना, जब भी वेव फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा मींस अपना साइन चेंज करेगा, तो डू यू थिंक कहीं बीच वाले स्पेस में वो जीरो होगा? यस सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस नोड के दोनों साइड वेव फंक्शन का साइन शुड बी अपोजिट, क्योंकि नोड पे जीरो है ना। यस, वेव्स ऐसे ही होता है ना बेटा, ऊपर नीचे जाएगा वो, है ना। यस यस सर। तो ये 2p ऑर्बिटल से रिलेटेड कहानी थी। नाउ बैक टू आर। सर cos थीटा में दोनों नेगेटिव है। किससे बेटा? cos 2pz। नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है बेटा। हाँ वही। ये पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है ना। जेड एक्सिस, जहां पॉजिटिव जेड एक्सिस में होगा वहां एक्यूट एंगल होगा, है ना, तो वहां cos थीटा पॉजिटिव होगा। Yes. नाउ बैक टू आर 3D ऑर्बिटल्स के शेप। कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा 3D के? 5। 3D के 5 ऑर्बिटल्स हैं। और ये 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होने वाले हैं एक बार यहाँ देखना। One of the orbital is represented as 3D XY. Another orbital is represented as 3D, let's say YZ. Another orbital is represented as 3D XZ. Another orbital is represented as 3D x square minus y square, and another orbital is represented as 3D z square. It is just a representation of these orbitals. यहाँ जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है, इट कैन बी आइदर +2 और -2, वो इंटरचेंजेबल है। लेट्स से यहाँ जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है आइदर +1 और -2, क्वांटम नंबर का वैल्यू +1 और -1। हाँ, अभी नहीं आएगा बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू +-2 और यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 है। So as per different d orbitals are concerned, they are the values of their magnetic quantum numbers. अच्छा, फर्स्ट वाले केस के लिए, फर्स्ट वाले केस का जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इट इज, हम लोग नहीं भी लिखते तो चलेगा, बट मैं एज ए रेफरेंस लिख देता हूं, ये sin थीटा एंड sin 2 फाई है। sin स्क्वायर थीटा sin 2 फाई। फिर ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है, इसके लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन का डाउट है, वो sin स्क्वायर थीटा sin 2 पाई है या फाई है?
sin 2 phi है, तो मैं ठीक करता हूँ उसको, है ना। Okay, thank you, sir. ये sin 2 phi है, sin 2 and phi। तो ये phi को मैंने थोड़ा और बड़ा बनाया है ना। So it is sin square theta sin 2 phi। ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है, इट इज sin square theta and cos 2 phi है ना। ये sin square theta and cos 2 phi। 3D YZ वाला जो ऑर्बिटल है, इट्स एंगुलर वेव फंक्शन शुड बी इक्वल टू 3D YZ वाला जो ऑर्बिटल है, इट इज लेट्स से sin थीटा cos थीटा and sin phi। sin theta cos theta and sin phi। it is sin theta and cos phi। और ये वाला जो ऑर्बिटल है, इट्स एंगुलर वेव फंक्शन इज 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सब ऐसा आसान सा, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इसमें से कोई वैल्यू तुम्हें याद नहीं रखना है, ठीक है। इसमें से कोई एंगुलर वेव फंक्शन तुम लोग को याद नहीं रखना है ना। तो सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बेटा क्वेश्चन देखो, आज आइडिया लग जाएगा जब मैं होमवर्क दूंगा, है ना। फिर से मैं ये पहले रिपीट भी कर चुका हूँ बेटा, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ना डिफिकल्ट है ना, उससे रिलेटेड IIT JEE या नीट में क्वेश्चंस बहुत आसान है ना। तो मैं कुछ असाइनमेंट शेयर करूंगा, मॉड्यूल सॉल्व करूंगे, तो आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। As per this orbital shape is concerned, 3D XY, suppose here you can imagine x-axis and similarly suppose it is nothing but y-axis। एक x-axis है और एक let's say यहाँ y-axis है। Can you suggest me how maximum probability of finding the electron होने के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 90 मीन्स XY प्लेन है ना, Z एक्सिस से 90 डिग्री पे। अच्छा, फाई का वैल्यू कितना 45 थिंक फाई का वैल्यू 45 होना चाहिए। Yes, sir. Do you think it has maximum probability of finding the electron somewhere between the axes at a 45 degree from x-axis and y-axis, है ना? Yes, sir. अच्छा, अगर और साइन के वैल्यूज देखोगे तो एक 135 डिग्री आ जाएगा, एक मतलब ऐसा, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम आएगा ना इसके लिए 3D के लिए, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फाई, है ना। So it has maximum probability of finding the electron somewhere between the axes। तो ये वाला ऑर्बिटल का शेप हो जाता 3D XY। बेटा यहाँ दो प्लेन नोडल प्लेन है। कैन यू सजेस्ट मी विच टू प्लेन्स आर नोडल प्लेन है? YZ and XZ। Yes, so XZ plane and YZ plane should be nodal plane। Again, nodal plane के लिए क्या क्या कंडीशन था? Angular wave function should be 0, है ना? Angular wave function should be 0। Yes? So यहाँ मैं angular wave function को जैसी 0 पुट करूंगा, मुझे मिल जाता YZ and XZ planes। YZ and XZ planes
as nodal plane. सर वो नोडल प्लेन कैसे मिला, आप समझा सकते हैं एक बार? यस बच्चे देखो, एक तो कुछ ऐसा समझ सकती है कि एक्स वाई एक्सेस के बीच में एग्जैक्टली मैक्सिमा है ना। अब ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते जैसे वाई एक्सेस पे हम लोग पहुंचेंगे वो 0 हो जाएगा और फिर से वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट होता। या अगर मैं ट्रिगो अप्लाई करूं तो यहाँ वेव फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यहाँ वेव फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यहाँ वेव फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और यहाँ वेव फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। देखो है ना, साइन 2 फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है। कुछ ऐसा था ट्रिगो में पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं? यस सर। यस सर। तो जहां कहीं प्लस से माइनस बनने वाला होगा बीच में नोडल प्लेन आएगा। यस सर। ठीक। नाउ 3D YZ, 3D YZ consist exactly same shape. इसमें भी probability of finding the electron should be maximum somewhere between the axes. It has maximum probability of finding the electron between the axes. So it has higher probability of finding the electron somewhere between the axes. इसमें कौन से दो प्लेन नोडल प्लेन हो जाएंगे बच्चे? बस इसमें ये इमेजिन करना है कि ये सर एक्स जेड एंड एक्स वाई। हाँ मतलब इसमें बस ये इमेजिन करना पड़ेगा तुम लोगों को कि ये दो जो एक्सेस हैं वो एक वाई एक्सेस है और एक ये जेड एक्सेस है, लेट्स से, है ना। तो इसमें जो नोडल प्लेन होने वाले हैं वो दो ये वाले प्लेन नोडल प्लेन हो जाते, एक एक्स जेड और एक वाई जेड। These two plane will be nodal plane है। सर वाई एक्स ना सर, वाई जेड में तो है। जब वाई जेड में तो है तो एक्स वाई होना चाहिए। देखो ये बच्चा एकदम सही बोल रहा है। तो एक एक्स जेड प्लेन और एक लेट्स से एक्स वाई प्लेन। इसमें भी जो वेव फंक्शंस का वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वेव फंक्शन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव एंड यहाँ नेगेटिव हो जाना चाहिए, लेट्स से। और यहाँ नेगेटिव होता, ये नेगेटिव है। ये समझ में आ रहा है एक्स जेड ऑर्बिटल का शेप कैसा आएगा? यस सर। यहाँ भी इमेजिन कर सकते हो कि लेट्स से एक्सेस है और यहाँ भी लेट्स से मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ये जेड एक्सेस है। Now in this case also लैग हो रहा है वॉइस। सर वॉइस लैग। सर वॉइस is between the axes। हाँ बेटा एक मिनट है, अभी आया, देखो सिग्नल आया था बीच में, अभी आएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी बोल भी नहीं रहा हूँ कुछ। यस अभी आया आवाज मेरा? ये यस सर। ओके यस सर। यहाँ दो प्लेन, एक एक्स वाई एंड लेट्स से एक हो जाता वाई जेड, है ना। These plane will be nodal plane है। यहाँ भी जो वेव फंक्शन है इट विल बी पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, सेम एज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव। पहले तीन ऑर्बिटल के शेप समझ में आ रहे हैं तुम लोगों को भी? सर यस सर। तो ये एक बार आप बता सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होगा?
पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होगा? तू चाहता तो ये वैल्यूज पुट करके देख ले ना, जैसा मैं समझाने की अगर कोशिश करूं, साइन थीटा, कोस थीटा एंड साइन फाई, ये वाला वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, है ना? द साइन थीटा कोस थीटा मींस साइन हाँ 2 सर थीटा, वो हाँ सर समझा। एंड साइन फाई मैक्सिमम होने के लिए ये वाई एक्सिस के कहीं बीच में होना चाहिए, मतलब वाई और जेड के बीच में होना चाहिए कहीं, है ना? यहाँ साइन मतलब फाई का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, है ना? Yes, sir. अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पे मैक्सिमा है, तो डू थिंक जहां कहीं भी एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होगा वहां जीरो होगा, वहां साइन फाई का वैल्यू जीरो मींस फाई का वैल्यू जीरो, है ना? Yes, तो sir. मेरा एक्स एक्सिस जहां भी इन्वॉल्व है वो नोडल प्लेन हो जाता है इसके लिए 2, है ना? यस सर एक बार रिपीट कीजिए, नोडल प्लेन वाला। नोडल प्लेन नोडल प्लेन होने के लिए मेरे पास साइन थीटा, कोस थीटा, साइन फाई सब मिला के 0 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। यस तो सर। पास फाई का वैल्यू 0 हो जाए तो साइन फाई 0 हो जाएगा, एंगुलर वेव फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। तो जहां कहीं भी एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 0। बेटा फाई मैंने एक्स एक्सिस से मेजर किया था ना? यस सर, गॉट इट। Yes. Now, as per shape of this orbital is concerned, fourth one, ये suppose x axis है और ऐसा ही suppose let's say ये मेरे पास y axis, x axis and y axis। बेटा इसमें मैक्सिमम कब होता प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए मैक्सिमम के लिए? 0. 90। 2 फाई का वैल्यू मतलब 2 फाई का वैल्यू 0 होना चाहिए ना, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। या क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ऐसा? Sir, 0 Yes, sir. है ना, लेकिन अगर कोस 0 हुआ तो कोस भी हो 2 जाएगा। फाई है ना? अच्छा, या तो 0 हो जाना चाहिए, है ना? मतलब फाई का वैल्यू 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए फाई का वैल्यू बेटा यहाँ? सर 90। या 90 होना चाहिए। गुड। तो कैन वी से यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है। So यहाँ maximum probability of finding the electron lies along x-axis and it lies along let's say y-axis। सर हम लोग वैसे डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव? बेटा वो तो साइन और कॉस के वैल्यूज से पता चल जाएगा मुझे, जैसा इसी वाले केस में देख मतलब हम लेते। लोग हाँ तो सर इसी वाले केस में देख लेते बेटा, फाई का वैल्यू जब 0 होगा तो cos 2 फाई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव +1, है ना? मींस अगर मैं zx मतलब यहाँ x एक्सिस के अलोंग हूं तो यहाँ मेरे पास प्लस आ जाएगा वेव फंक्शन का वैल्यू। अब देखो इसमें थीटा का वैल्यू फाई का वैल्यू पुट कर दो 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 180। cos 180 क्या हो जाता है? +1 की -1? -1। माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, देखो, है ना? फिर मैं जब मेरे पास फाई का वैल्यू 180 डिग्री हो गया तो 2 फाई हो जाएगा 360 ना, कोस 360 आ जाता +1 और ऐसा ही आ जाएगा -1। बेटा ना कोस के वैल्यूज पुट कर देना, उससे पता चल जाएगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस। हाँ सर अब समझ गया, थैंक यू। सर इस वाले में वो कैसे पता चला कि कौन से प्लेन में होगा? कौन से प्लेन में होगा? बेटा देखो यहाँ साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए था ना, तो Yes, साइन sir. थीटा मैक्सिमम होगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। यस सर। का वैल्यू 90 डिग्री मींस z एक्सिस से 90 डिग्री पे। यस सर।
Z एक्सिस 90 डिग्री क्या होता है? XY प्लेन। यस सर। तो XY प्लेन में मैक्सिमम होगा, और XY प्लेन में कहाँ मैक्सिमम होगा वो किससे पता चलेगा? फाई से। ऐसे। और वहां फाई से पता कर लिया हम लोगों ने, है ना? यस Now, सर। suggest me, यहाँ नोडल प्लेन कहाँ होने वाला है बच्चे? डू यू थिंक नोडल प्लेन होने के लिए फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? डू यू थिंक फाई का वैल्यू अगर 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम ये प्लेन नोडल प्लेन बन जाएगा, है ना? बेटा मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? यस सर। सर। तो ये वाला जो प्लेन होगा, दिस विल बी वन नोडल प्लेन, और ऐसा ये वाला जो प्लेन है, दिस विल बी वन नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन कौन से एंगल्स पे है टेक्निकली? एक 45 डिग्री पे है और एक 135 डिग्री पे है ना, एक्स एक्सिस से। यस सर। तो जैसे ही मैं फाई का वैल्यू 45 डिग्री पुट करूंगा, मेरे पास नोडल प्लेन बन जाएगा, और जैसे ही 135 डिग्री पुट करूंगा तब नोडल प्लेन बन जाएगा। So far, do you think बेटा चारों ऑर्बिटल का शेप एंड साइज एग्जैक्टली सेम है क्या इनका? साइज तो सेम है, सेम है। साइज सेम है, शेप भी सेम है ना? डबल डबल शेप है दोनों चारों। सिर्फ ओरिएंटेशन अलग, बस ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है ना, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग लग गया उसका। हाँ सर। अच्छा, लास्ट वाला जो शेप, लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा चमत्कारी है, देखना वो, है ना? ये वाला जो ऑर्बिटल है, यू कैन इमेजिन, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज वाई एक्सिस है, एंड ये सपोज जेड एक्सिस है। ऐसा इस ऑर्बिटल को मैं चमत्कारी इसलिए बोल रहा हूं कि इस ऑर्बिटल पे शनि की छाया है ना? शनि समझते हो शनि क्या होता है? यस सर। प्लैनेट। हाँ, शनि प्लैनेट है, उसकी छाया है इसके ऊपर। क्या मतलब है इसका? अभी बताता हूँ क्या मतलब। जब शेप ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे तो थोड़ा सा आइडिया समझ में आएगा कि मैं शनि की माया छाया क्यों बता रहा हूँ। ये एक लोब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन का। कौन से एक्सेस के अलोंग है ये? जेड एक्सेस के अलोंग है, और एक इसमें रिंग है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन का। समझ गए। समझ गया? सो इसमें एक रिंग है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन का, सिमिलर टू रिंग ऑफ शनि, सैटर्न। यस सर। जो XY प्लेन में सिमेट्रिकली है ना? ये XY प्लेन में है ना? ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन का रिंग है, इट इज प्रेजेंट इन XY प्लेन। सो ये जो रिंग है मेनली लाइज इन XY प्लेन, रिंग ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और एक लोब है जहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है अलोंग Z एक्सिस। Here, can you suggest me which plane is nodal plane here? ऐसा कौन सा प्लेन है इस ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन होने वाला है? YZ और XZ। देखो, YZ प्लेन नोडल प्लेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि Z एक्सिस में तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मैं YZ प्लेन ड्रॉ करूंगा तो उसमें तो लोब आ जाएगा, है ना? है ही नहीं सर। वो कोनिकल जो दिख रहा है ना, यस, वेरी गुड।
देखो उस बच्ची ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना। अच्छा मैं समझाता हूँ बेटा क्या है। इसमें कोई प्लेन नोडल प्लेन नहीं होता है ना, बट इफ यू सी दिस conical surface, if you see this conical surface and this conical surface, ये अगर मैं दो conical surface देखूं तो उन curved surface पे probability of finding the electron 0 होता है ना बेटा। उन curved surface पे probability of finding the electron 0 होता है। यहाँ साई का वैल्यू 0 है, तो यहाँ नोडल प्लेन्स नहीं है, यहाँ नोडल सरफेस है। तो यू कैन से कॉनिकल नोडल सरफेस। यहाँ मेरे पास ये कॉनिकल नोडल सरफेस है। मुझे थोड़ा भी मुझे और भी बताना इस ऑर्बिटल के बारे में है ना बेटा। मैं बाकी चार का शेप्स मिटा दूं, हटा दूं बाकी चार को? नहीं सर, एक मिनट। नहीं बाकी चार नहीं हटाओ अभी। अमन अग्रवाल, तुम्हारे बैकग्राउंड में भी कुछ चल रहा है देखो है ना, कुछ अजीब सा वॉइस आ रहा था मुझे। सर आपने कोनिकल सरफेस मतलब वो थोड़ा समझा नहीं। हाँ मैं समझाऊंगा बेटा। पहले ये बाकी मतलब कोई चारों नोडल प्लेन नहीं होगा, वो पॉइंट क्लियर हो गया, पर फिर हाँ, ये थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं समझाता हूँ बेटा। पहले ये बताओ बाकी चार का शेप ड्रॉ कर लिया तुमने? तो बाकी चार में हटाने वाला हूँ। हाँ सर। यस सर। सर तो मैं बाकी चार हटा देता हूँ टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल। लेट्स अभी समझाता हूँ बेटा वो कॉनिकल ही क्यों लिया मैंने है ना बेटा। ये पूरा मैथमेटिकल मॉडल है, तो मैथमेटिक्स से हम लोग प्रूव भी कर लेंगे। देखो अभी करके भी दिखाता हूँ क्या कॉनिकल सरफेस आना चाहिए था। इतने में काम चल जाएगा शायद मेरा। अच्छा कैन वी से फोर एंगुलर नोड, for angular node this angular wave function should be equal to 0. It means 3 cos squared theta minus 1 should be equal to 0. और यहां से मेरे पास आ जाता cos theta should be equal to plus minus 1/√3 और थीटा का वैल्यू मेरे पास आ सकता था cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3। ये समझ में आ रहा क्या है? नहीं सर। ये लास्ट वाले के लिए है ना? हाँ मतलब ये लास्ट वाले ऑर्बिटल के लिए बेटा, सिर्फ लास्ट के लिए है ना। ये लास्ट वाले का जो एंगुलर वेव फंक्शन था वो कुछ ऐसा था 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने उसका एंगुलर वेव फंक्शन 0 से इक्वेट कर दिया, जिसमें थीटा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/√3। ये फाई पे डिपेंड कर रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फाई है? इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। बट अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ फाई है तो डू यू थिंक वो जेड एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक ही होगा? एक्स एक्सेस से क्या एंगल है वो मैटर ही नहीं कर रहा है ना। तो ये z एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए सच दैट कैन यू सजेस्ट मी लोब एंड रिंग में से किसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्लस है और किसमें माइनस है? सर रिंग में नेगेटिव होगा और लोब में पॉजिटिव। वेरी गुड। सो लोब में यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, रिंग में यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, लोब में यहाँ पॉजिटिव एंड रिंग शुड कैरी नेगेटिव। ये कैसे पता चलेगा?
बेटा हम लोग थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना इस वाले को, है ना। ये जो थीटा का ये वाला जो वैल्यू है एंगुलर वेव फंक्शन, ये प्लस भी हो सकता था ये वाला टर्म मिला के, और माइनस भी हो सकता था। जैसा कोस फाई 0 पुट कर दो, है ना, सॉरी कोस थीटा, जैसे मैं ऐसा और समझाता हूं, रुको। अलोंग लेट्स से z एक्सेस, जब मेरे पास थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता तो ये जो कोस थीटा का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा भाई? 3। सॉरी कोस थीटा का वैल्यू हो जाता 1, और मेरे पास जो एंगुलर वेव फंक्शन का वैल्यू है वो आ जाता 3 - 1 एंड +2, है ना। और ऐसा ही इन XY प्लेन, इन XY प्लेन जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ? 0। और ये जो एंगुलर वेव फंक्शन का वैल्यू है वो 0 - 1 वो आ जाता -1, है ना। भाई ये समझ में आ रहा है अभी रिंग में नेगेटिव क्यों होना चाहिए और z एक्सिस के अलोंग लेट्स से पॉजिटिव क्यों हो सकता है? यस सर। Yes. और ये भी समझ में आ रहा है कि 0 क्यों होगा कॉनिकल सरफेस पे? जैसा ये जो कोन है, ये कोन का मैं एंगल भी बता सकता हूँ क्या बच्चे? कितना आएगा? cos inverse 1/√3। अरे भाई ये बच्चा तो एकदम छाया हुआ है आज। ये थीटा का वैल्यू भी बता सकता हूँ ना बच्चे में, कितना आएगा ना। ये कोन का थीटा ही तो है ये वाला टर्म, है ना। यस सर। यस। तो भाई जितना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं उतना खैर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट नोट्स में लिखा रहेगा तो ओलंपियाड से लेके IIT JEE एम्स नीट सब हो जाएगा इससे, है ना। कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। So can you explain this again? बेटा कौन सा वाला पार्ट? Last part. लास्ट वाला कौन सा? ये अलोंग z एक्सिस ये वाला क्या बेटा? Yes sir. मैं सिर्फ ये बोल रहा था अगर मुझे ये पता करना होता कि कहाँ वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है, वो मैं कैसे पता कर सकता था कि अलोंग z एक्सिस थीटा का वैल्यू 0 है, तो ये जो एंगुलर वेव फंक्शन था उसमें थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दो तो cos थीटा 1 बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो 3 - 1 +2 आ जाएगा। XY प्लेन जिसमें रिंग है ना, XY प्लेन जिसमें रिंग है उसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, उसमें cos थीटा का वैल्यू 0 है। Yes sir. सर मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि वो कोनिकल सरफेस कैसे बना एंगुलर नोड। अच्छा मैं ये बताता हूँ ना, कॉनिकल सरफेस इसलिए बना, ये समझ में आ रहा था कि जहां भी मेरे पास जीरो होगा वेव फंक्शन वो फाई से इंडिपेंडेंट आ रहा था। यस सर। Yes sir. अब अगर वो फाई से इंडिपेंडेंट आने वाला था तो ये जो भी नोड्स होता वो इंडिपेंडेंट ऑफ फाई होता। इंडिपेंडेंट ऑफ फाई मींस एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल है वो मैटर ही नहीं करने वाला है ना। यस सर। तो z एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक हो जाता है ना। ओके सर, गॉट तो इट। z एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। कुछ और डाउट्स हो देखो, अदरवाइज हम लोग थोड़ा सा समराइज करेंगे जो भी आज पढ़ा है ना।
बेटा कुछ भी और डाउट्स हो तो पूछो, अदरवाइज हम लोग समराइज करेंगे इसको, है ना। कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को? नो सर। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग और समराइज कर लेते हैं और फिर हम लोग कुछ और स्टेटमेंट भी लिखेंगे, है ना। बेटा मैं एक और लेक्चर लूंगा अभी एटॉमिक का, और उसके बाद हम लोग स्टेट ऑफ मैटर गैसेस स्टेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा इसमें और भी चीजें तुम लोग ऐड कर सकते हो। क्या ऐड करना था इसमें? लेट्स से यू कैन सी for let's say 3DZ square, there is no nodal plane, but it consists two conical surface as nodal surface। और वो कौन कौन सी होंगी? एक थीटा इक्वल टू लेट्स से -1 के लिए और एक +1/√3 के लिए। फर्दर एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो तुम लोग, 3DXY, 3DXZ and 3DYZ, these orbitals let's say lies between the axes, but 2px, 2py, 2pz, 3dx square minus y square, 3dz square, let's say lies along the axis। यस बच्चे, ऐसा लिख सकते थे हम लोग? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मैं एक और रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा देख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो एक s के लिए मैं लिख पा रहा था, मैं px लिख पा रहा था, मैं dxy लिख पा रहा था। अगर मैं किसी f को लिखना होता ना तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, f को xyz टाइप, है ना। तो ये क्या है? बस जो मैं सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं, सबस्क्रिप्ट में मैं जो x y या z लिख रहा हूं उसका जो डिग्री है वो पावर क्या है? l है ना। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे मैं ऐसा बोल सकता था कि यहाँ ये x⁻⁴ टाइप का है, ये x y या z⁻⁴ टाइप का है, ये इसका पावर क्या बन जा रहा है सब मिला के? 2 1 1 है ना। और f के लिए मेरे पास क्या बन सकता था? 3 है ना। तो बेटा ऑल्दो f ऑर्बिटल्स भी हैं, g ऑर्बिटल्स भी हैं, सारी ऑर्बिटल्स होंगी, है ना। इवन 3p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल्स, बट एज पर आवर सिलेबस इज कंसर्न, है ना, हम लोग को बस यही सब शेप ऑफ ऑर्बिटल देखना था बस, है ना। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लास्ट में क्या समझाने की कोशिश की है? Yes, sir. So can you explain that again? बेटा मैं सिर्फ ये समझा रहा था, रुको मैं थोड़ा और समझाता अभी हूँ, 1 मिनट रुकना बेटा, है ना। मैं समझाता भी हूँ, क्या बता रहा था कि इसका पावर क्या होना चाहिए,
मैं एक बार एफ ऑर्बिटल्स का ना शेप का तुम्हें आइडिया बताता हूँ कि क्या क्या एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या क्या नाम होता है एफ ऑर्बिटल्स का, है ना। वाह, मतलब ये तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है भाई ऑर्बिटल्स का, है ना। पहले मैं एफ ऑर्बिटल के शेप से ही आता हूँ, एक मिनट, है ना। तुम लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, मैं वही गूगल की इमेज ही लेके तुम्हें शेयर करता हूँ। यस, ये तो इमेज इतना अच्छा नहीं है, फट गया है। एनीवे, है ना। अच्छा, कुछ कुछ बेटा मैं शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, उसको देखना। ये वाली जो ऑर्बिटल है वो थी px, py एंड pz। ये जो ऑर्बिटल्स है वो px, py एंड pz है। शायद इस डायग्राम से थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा कि जो px ऑर्बिटल है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और yz प्लेन विल बी नोडल प्लेन। यस सर। py ऑर्बिटल y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था और उसमें xz प्लेन विल बी नोडल प्लेन। pz ऑर्बिटल z एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था और वहां xy प्लेन विल बी नोडल प्लेन, है ना। यस बेटा, ऐसा ही समझ रहे थे या तुम कुछ और समझ रहे थे पी ऑर्बिटल को? कुछ ऐसा ही समझा जा रहा था उसको भी? यस सर। ऐसा ही देखो, मैं डी ऑर्बिटल का शेप भी शेयर करता हूं तुम लोगों के लिए। यस, ये डी ऑर्बिटल्स हैं। एक डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, एक डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, एक डी वाई जेड ऑर्बिटल है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो डी जेड स्क्वायर है ना। तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था लास्ट में एकदम कि या तो मैं 3D XY लिखूं या मैं इसको 3D Z स्क्वायर लिखूं या इसको मैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखूं। डू यू थिंक जो सारे टर्म है वो XY लिखूं या Z स्क्वायर लिखूं या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखूं? यहाँ ये जो पॉलिनोमियल है उसका सब मिलाकर डिग्री कितना है? 2 है ना। 2। तो मैं बोल सकता था कि ये जो डिग्री है वो L होता है इस टर्म का, है ना। डी के लिए L का वैल्यू 2 होता है। हाँ सर। यस सर। देखो ऐसा ही अगर मैं F ऑर्बिटल्स दिखाने की कोशिश करूं, ऑल्दो ये सब हम लोग को, ओहो ये तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तुम पढ़ पा रहे, देख पा रहे हो यहाँ से कि नहीं? यस सर। ऐसा ब्लड सा है, तुम लोग अच्छे से गूगल करके भी देख लेना और इमेज, है ना। बट जैसे फर्स्ट वाला क्या है, ये 5z क्यूब, मतलब ये ऐसा ऑर्बिटल है, देखो बड़ा खतरनाक सा नाम है। क्या ऑर्बिटल का नाम है ये? F। कोई भी F ऑर्बिटल है 5z क्यूब माइनस 3z, अब ये x स्क्वायर है या y स्क्वायर है, कुछ तो है ना, कुछ इस टाइप का। आर स्क्वायर, आर नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली, है ना। अच्छा, इसमें लैम्डा कुछ कुछ दिया हुआ है ना। एक बार फिर से तुम लोग बाकी में भी चेक कर लेना, या जैसे इसके लिए चेक कर सकते हो, इसमें बड़ा सिंपल सा दिख रहा है XYZ, है ना। या इसमें दिख रहा है Z स्क्वायर माइनस ZY स्क्वायर, है ना। तो डू यू थिंक यहाँ ये क्यूब है ना, 3 है उसका डिग्री, यहाँ 3 है डिग्री उसका F ऑर्बिटल का, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो बाकी थोड़ा और तुम लोग भी गूगल में इमेज करके देख सकते हो। हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है हम लोग को F ऑर्बिटल्स, है ना।